अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जिस चैप्टर के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में और एविडेंसेस ऑफ एटम। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। एटम को देखने के लिए हम सबसे पहले एलिमेंट की जो है डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली एलिमेंट क्या है। एलिमेंट इज एक्चुअली अ प्योर केमिकल सब्सटेंस। किसी भी प्योर केमिकल सब्सटेंस को, जैसे आपको यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है, ये एलिमेंट की डायग्राम है। इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो है हमारे पास एटम। तो एटम क्या है हमारे पास? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक पूरे सब्सटेंस का यानी पूरे एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो है हमारे पास एटम। जो ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो दे सकते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एटम में हमारे पास एग्जांपल रहते हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, यानी जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो है हमारे पास बहुत सारी एटम्स हैं। और हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डायटोमिक गैसेस हैं। हीलियम और नियोन ऐसी गैसेस हैं जो कि इंडिपेंडेंटली यानी फ्रीली इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी गैसेस हैं जो कि इन्वायरमेंट में फ्रीली एटम की फॉर्म में नहीं पाई जाती। ठीक है, यानी आपको जब भी हीलियम एंड नियोन के मॉलिक्यूल्स एटम्स मिलेंगे वो इसी फॉर्म में मिलेंगे, He और Ne की फॉर्म में। लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में एटम की फॉर्म में नहीं पाए जाते, वो बल्कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी हाइड्रोजन जो है वो हमेशा आपको इन्वायरमेंट में फ्रीली H2 की फॉर्म में मिलेगी। एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली फ्रीली यानी H की फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर H क्या है इसका? ये क्या है हमारे पास? एटम। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी गैसेस हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। सो हम ये कह सकते हैं कि एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर भी सकते हैं, जैसे हमारे पास हीलियम, नियोन की गैसेस होगी, नोबल गैसेस आ जाती हैं, और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते। फिर हम बात कर लेते हैं एटम के अंदर पाए जाने वाले कुछ पार्टिकल्स के बारे में। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम पहले से ही अवेयर है। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये अराउंड द न्यूक्लियस पाए जाते हैं। फिर हमारे पास प्रोटॉन है जो इन द न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और न्यूट्रॉन है जो भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, यानी बेसिक पार्टिकल्स हैं। इनसे मिलकर बहुत से पार्टिकल्स बनते हैं, जिसमें हमारे पास हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। इस तरह के 100 पार्टिकल्स जो है वो ड्राइव होते हैं इन बेसिक पार्टिकल्स थे से। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड एंड इन दिस डिस्कवरी ऑफ एटम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनडिवाइजिबल पार्टिकल की। इनडिवाइजिबल का मतलब है नॉट डिवाइडेड, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो कि आगे फर्दर डिवाइड ना कर सके। तो शुरू में ये सोचा जाता था कि जो मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी एक ऐसा पार्टिकल है जिसको आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ग्रीक फिलोसफर ने इस कॉन्सेप्ट को डिनाई कर दिया और ये कहा कि नहीं, मैटर एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम आगे जो है वो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करते करते वो एक बेसिक यूनिट तक पहुंच जाता है, और इस बेसिक यूनिट को जो है वो अभी नाम तो नहीं दिया, लेकिन डेमोक्राइटिस ने इस बेसिक यूनिट को नाम दे दिया एटोमोस का। एटोमोस का मतलब है इंडिविजिबल, और अब इसको जाना जाता है एटम के नाम से। 17th सेंचुरी में ये कहा गया कि जो हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम वाटर की बात करें तो ये वाटर है हमारे पास, तो ये किसके मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर हम इस कंपाउंड को यानी वाटर को ब्रेक डाउन करना चाहें तो हम इसको ब्रेक डाउन करके ये हमें दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन रिटर्न दे सकते हैं। तो 17th सेंचुरी में ये कहा गया कि बहुत सारे एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बना सकते हैं, और कंपाउंड को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यानी उसके पार्ट्स में डिवाइड इजीली हम कर सकते हैं।
1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन ने 2 लॉज प्रपोज किए, एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनके हम स्टेटमेंट्स के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? अ गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाटर है, वाटर किससे मिलकर बना है? हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसमें अगर हम देखें कि कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है और हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर इनका मैथ देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 रेशियो, ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी रेशियो होगी? क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, तो इनकी रेशियो जो है वो 2:16 है, या इसको कट करेंगे तो 1:8 आ जाएगी, ठीक है। तो उसने ये कहा, जॉन डाल्टन ने 2 लॉ प्रपोज किए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में। उस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या कहता है कि जो एक हमारे पास कंपाउंड है वो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, उन एलिमेंट की फिक्स रेशियो है। यानी वाटर जो है हमेशा 2:16 की प्रोपोर्शन से हमें मिलेगा, हमेशा हमें इन्वायरमेंट में। वो कभी भी आपको इसके अलावा कोई भी रेशियो होगी, डिफरेंट रेशियो, या 2:18 हो जाएगी, या 2 आप कह लें जो है वो 20 हो जाए, तो इस प्रोपोर्शन में हमें वो कभी भी नहीं मिलेगा। तो हर कंपाउंड की जो प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनेट होता है, जो रेशियो होती है वो हमेशा डेफिनेट होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो डिफाइन किया गया है वो ये है कि द मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट इक्वल द मास ऑफ द रिएक्टेंट, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट का जो मास आया है वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का अगर आपने मास लिया था, मास और मोलर मास में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन का जो मास है वो लिया 4 ग्राम्स, हमने हाइड्रोजन ले लिया 4 ग्राम्स, ठीक है। और हमने ऑक्सीजन के ग्राम्स लिए, फॉर एग्जांपल 16 ग्राम हमने ऑक्सीजन ले लिया। अगर इनका टोटल करें तो हमारे पास आता है 20 ग्राम्स, हमारे पास इसका टोटल आता है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो वो भी हमारे पास 20 ग्राम ही आएगी, ठीक है। ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना आपने रिएक्टेंट लिया था, यानी 4 ग्राम प्लस जो है वो 16 ग्राम विच इज इक्वल टू 20, जितना आपने मास लिया था रिएक्टेंट का उतना ही आपके पास मास आया प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जॉन डाल्टन ने इन 2 लॉज को एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा उसने हमें पेश की थी एटॉमिक थ्योरी। इसकी स्टेटमेंट थी, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मैटर है, ये आपके पास मैटर है, आपके पास ये कोई बोर्ड लगा लें, ब्लैक बोर्ड लगा लें या वाइट बोर्ड लगा लें, ठीक है। और ये से मिलकर बना है डिफरेंट एलिमेंट्स से, ठीक है। ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है इनके अंदर डिफरेंट एटम्स हैं। जाहिर बात है ये हाइड्रोजन एलिमेंट है तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना होगा, ठीक है। और ये अगर ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो हमारे पास ये सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होगा। लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है और उनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो हमने ये देख लिया कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। हर मैटर डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जाहिर बात है कि वो डिफरेंट एटम से मिलकर बनी हुई है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी। फिर स्वेडिश केमिस्ट जैकब बर्जीलियस ने जो हमें एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, वो उसके एटॉमिक मैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी और एलिमेंट्स को उनका सिंबल दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं
वो है हमारे पास H। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हम H यूज़ करते हैं, कार्बन के लिए हम C यूज़ करते हैं। तो एलिमेंट्स को उनका सिंबल दिया और उनके एटॉमिक मैसेज की हमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। फिर हम बात कर लेते हैं एविडेंसेस ऑफ एटम, कि एटम किस तरह पता चला। एटम एविडेंस का मतलब है सबूत, किस तरह पता चला कि एटम एग्जिस्ट करता है। अब एटम को देखने के लिए हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। किसी भी सब्सटेंस को देखने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास लाइट है जिसकी मदद से हमने उस ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास जो लाइट है इसकी मदद से हमने इस ऑब्जेक्ट को देखना है। इस ऑब्जेक्ट की अपनी वेवलेंथ है, इसको मैंने लैम्डा से शो कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट लाइट की जो है वो अपनी वेवलेंथ है। अगर इस लाइट की वेवलेंथ इस ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ से स्मॉल होगी यानी छोटी होगी, तब ही हम इस ऑब्जेक्ट का जो है वो साइज देख सकते हैं। अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तब हम इस ऑब्जेक्ट का साइज नहीं देख सकते। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप अगर हम यूज करते हैं तो वो हमें ऐसी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर उसे हम कर सकते हैं जिसकी वेवलेंथ एक्चुअली 500 नैनोमीटर है। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते एटम के साइज को देखने के लिए, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं एटम के साइज को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिसकी रेजोल्यूशन पावर 50 पिकोमीटर है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसमें हम लाइट का यूज़ करते हैं, लाइट का विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को देखने के लिए। ठीक है, अगर आपने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नहीं देखा तो आप इसको गूगल से इजीली सर्च कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज की जाती है। इलेक्ट्रॉन की बीम की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू डेट ऑफ एटम। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया एटम को देखने के लिए हम ऐसी लाइट का यूज़ करेंगे, यानी ऐसी हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे जिसकी जो वेवलेंथ है वो उस ऑब्जेक्ट से स्मॉल हो। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो एटम से बहुत स्मॉल होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो हम इजीली ऑब्जेक्ट का जो है वो साइज देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो की गई है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट किससे मिलकर बना हुआ है, ग्रेफाइट एक एलिमेंट है जो कि कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब ये आपको आपकी बुक में बहुत बड़ी पिक्चर करके दिखाई, यानी 15 मिलियन टाइम्स उसको मैग्नीफाई करके दिखाई गई है। तो आप ये हिसाब लगा लें कि एटम का साइज कितना छोटा होगा कि इतनी स्मॉल पिक्चर को उन्होंने 15 मिलियन टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ होगा। अब मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि एटम का साइज जो है वो कितना स्मॉल है। उसके साइज की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम के डायमीटर की। 20th सेंचुरी में एक्स-रे टेक्निक से जो हमने इसका साइज मेजर किया था, डायमीटर सॉरी मेजर किया था, वो था 2 × 10⁻10 मीटर। -10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 0.2 नैनोमीटर। फिर हम बात कर लेते हैं उसका मैस की। तो एटम का जो मैस है वो 10⁻27 से 10⁻25 kg तक लाई करता है। अगर हम उसका एटॉमिक मैस यूनिट में निकालें तो हमारे पास 1 एटॉमिक मैस यूनिट है, वो बराबर आता है 1.66 × 10⁻27 kg के। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, 1.66 × 10⁻27 kg के। अब एटम का साइज अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल आप एक फुल स्टॉप लगाते हो, ये मैंने एक फुल स्टॉप लगाया है। ठीक है, इसके अंदर आप देखते हो तो इसके अंदर 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट हैं। इस फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी 20 लाख एटम्स इस एक फुल स्टॉप में प्रेजेंट हैं। तो
आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एटम का जो है वो साइज़ कितना स्मॉल है। क्लियर स्टूडेंट? तो आज जिन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया वो था हमारे पास एटम, उसकी डिस्कवरी के बारे में स्टडी किया और कुछ एविडेंसेस, यानी हमें किस तरह सबूत मिला कि एटम जो है वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड योर थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।